Hello and good morning, everyone. I welcome you all at OS IS. I hope everyone is doing well. So, today is 26 November 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So, let's see the topics which we are going to cover here today. So, here, first article, we will discuss about Constitution Day. As you all know, 26th of November, we celebrate as a Constitution Day. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपके 3-4 आर्टिकल हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ऑलरेडी देखिए हमने कल इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक्स, है ना। तो कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर क्या है, इसके फेवर में है, कुछ कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट में है। इंडिया का क्या रोल आ जाता है उसको हम एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्युलर एंड सोशलिस्ट टू स्टे इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, इन दोनों आर्टिकल को हम कंबाइन करके यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में गैलपो एज अ बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये जो गैलपो सिटी है, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट है, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। तो ये कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है, कोऑपरेटिव क्या होता है, और ये गैलपो सिटी कहाँ है, कैसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर हियर टुडे। सो मेक श्योर यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड so that you can cover up all these topics here, okay? And for PDF, join Telegram channel Edwards IS. This is a Telegram channel. You can join this Telegram channel via link provided in a डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। एंड आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल हमारा। देखिए ये आर्टिकल भी क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल थ्राइव्स, लेट इट शो इंडिया द वे। यहाँ पर फिर ये आर्टिकल थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि लाइक पहले हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के दूसरे जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कोर्स। तो यहाँ पर हम फेमिनिज्म की थोड़ी बात करेंगे। आज भी जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि इन द इंडियन सिनेरियो इवन कॉलिंग द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फाउंडिंग फादर। हम क्या कहते हैं कि फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी यहाँ पर क्या फाउंडिंग मदर्स कहता है? नहीं। ऐसा कोई कहता है कि फाउंडिंग मदर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? नो। तो ये एक तरीके से क्या शो कर रहा है यहाँ पे, पैट्रियार्कल एंड पैटर्नलिस्टिक को यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें मैन नहीं थे, सिर्फ आदमी नहीं थे, वहाँ पे विमेन भी थी, उनका भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर है अमृत कौर, अ prominent founding mother of the constitution, asserted in 1932 that the women of India were no longer willing to submit to standards, whether local, political and ethical, which had been set for them by the male conscience and of the community। तो उन्होंने, इनका कहना ये था कि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विमेन किसी से भी यहाँ पर कम नहीं है, अपने स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे वो सबमिट नहीं करेंगी, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे एथिकल लेवल पर हो, हर एक लेवल पर। जैसे कि एक होता है ना कि जो सोसाइटी के कम्युनिटी के जो मेल होते हैं वो एक स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते कि नहीं, विमेन को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम विमेन, यहाँ पर इंडिया के जो विमेन है, अब वो यहाँ अपने जो स्टैंडर्ड्स को सबमिट करने के लिए विलिंग नहीं है। हम ऐसा नहीं चाहते कि जो जैसा कह रहे हैं, अगर आपको ये करने का अधिकार है तो हमें भी ये करने का अधिकार है, ओके। सो फाइट अगेन गोलियत। तो इसमें एक जैसे कि फंडामेंटल राइट दिया गया, जिसमें हमें सोशल, हम जिसकी बात करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स हमें मिले हैं, ठीक है। आज के टाइम पर आप देख रहे हैं इतनी हमें चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, बट स्टिल हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, चाइल्ड मैरिज, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। सो इन सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, हंसा मेहता की जो कमिटी थी, उन्होंने ट्राई किया था कि वो जो राइट टू रिलीजन है उसको लिमिट करने की यहाँ पर बात की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम राइट टू रिलीजन को यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, तो इससे जो विमेन का राइट टू इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म सच एज अबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये क्या हो जाएंगे, आपके कर्टेल हो जाएंगे। सो हंसा मेहता एंड अमृत कौर डिमांडेड द टर्म फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो देखिए हमारे फंडामेंटल राइट में हमने क्या किया, फिर यहाँ पर फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को टू बी रिप्लेस बाय द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ वर्शिप, इससे यहाँ पर क्या किया, रिप्लेस किया। अब हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, religious worship as a constitutional counterbalance the religious would impede Indian
वुमेन इमेंसिपेशन। तो इससे क्या होगा कि मतलब चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मैन है या फिर वुमेन है, दोनों को यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर मिलेगा। तो मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, क्योंकि आपको रिलीजन में ही क्या देखने को मिलता है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना। आपने देखा होगा कुछ मंदिर में यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते, वुमेन एंटर नहीं कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रोकने की बात की है, ठीक है। इसी के कारण देखिए आपका क्या था, विडो मैरिज एक्ट आता है, शारदा एक्ट यहाँ पर आता है, जिसमें हम सती प्रथा को क्या किया जाता है, एबॉलिश किया जाता है। एवरीवन इज अवेयर हाउ मेनी एवल प्रैक्टिसेस यहाँ पर आपकी होती, लाइक जिन्हें हमने एबॉलिश किया, लाइक पर्दा हुआ, आपका पॉलीगैमी हुआ, डेडिकेशन ऑफ गर्ल्स टू टेम्पल, टू मेंशन अ फ्यू। आपने वहाँ पे दासी प्रथा के बारे में तो यहाँ पे तो सुना होगा है ना, कि दासियाँ होती हैं, उनकी भगवान से शादी कर दी जाती, फिर वो घर घर जाके भिक्षा मांगती हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। मेंस राइट टू रिलीजन कनकर्ड द वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर जो मेंस का राइट टू रिलीजन है, वो कई बार क्या करता है, वुमेन्स का जो राइट टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी है, ये इसको कनकट कर लेता है, उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अभी भी हमें ये जो स्ट्रगल है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बट स्टिल हमें क्या करना है, देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑफिशियल रिपोर्ट टूवर्ड्स इक्वालिटी, ये इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये कहती है, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974 concluded that the Indian Republic had failed to achieve equality for its women folk even after 2 decades of the promise made in the preamble। हमारे प्रियम्बल में जो प्रॉमिस मेड किया गया है, तो आज से क्या 2 डिकेड्स हो चुके, फिर भी ये 1974 की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि अभी भी हम क्या देखते हैं कि जो विमेन फ्लॉक है, विमेन में यहाँ पर इक्वालिटी को हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन इसको हमने फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा, इसको हमने डीपीएसपी में रखा है ना। इसमें हमने क्या किया, डीपीएसपी में रखा। तो इस आर्टिकल में यही कि अभी भी जो हमें क्या करना है, एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कोर्स है, उसे हमें बाहर निकालना होगा, सो दैट हम यहाँ पर क्या कर सकें, वेमेन को एक सही रास्ते पर लेकर आ सकें। क्योंकि आज 75 ईयर्स हो चुके हैं, 75 साल यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस आर्टिकल में भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, सेक्युलर सोशलिस्ट टू स्टे इन अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, पिटीशन फाइल की गई थी, है ना। पिटीशन फाइल ये की गई, पिटीशन में ये चैलेंज किया गया था कि ये जो वर्ड सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, ये मतलब प्रियम्बल में क्यों है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब कौन है, संजीव खन्ना जी, उन्होंने ये 2 वर्ड्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया। द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स अ रिपब्लिक दैट अपहोल्ड्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस। मतलब कि यहाँ पर क्या है, कोई भी रिलीजन हो, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, आप जैनिज्म हैं, चाहे आप ज्यूस हैं, आप किसी कम्युनिटी से, यहाँ पे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एंड यू इफ़ यू आर इंडियन, तो इंडिया क्या करता है, इन सारे रिलीजन को क्या करता है, इक्वली रिस्पेक्ट करता है। इंडिया क्या करता है, इन सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। हमारे देश का कोई भी हमने क्या किया है, रिलीजन यहाँ पर अनाउंस करके नहीं रखा है कि इंडिया क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है, इंडिया क्या है, एक मुस्लिम राष्ट्र है, इंडिया क्या है, एक क्रिश्चियन राष्ट्र है। क्या हमने ऐसा करके बोला है, नहीं। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का क्या है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। इट मीन्स हमारे स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं है, हम जितने भी रिलीजन हैं उन सभी को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सेक्युलर का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट क्या हो जाता है, सोशलिस्ट रिप्रेजेंट आ रिपब्लिक डेडिकेटेड टू एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वेदर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, चाहे हम इकोनॉमिक लेवल पर देखें, हम चाहे पॉलिटिकल लेवल पर देखें, या फिर हम सोशल लेवल पर देखें, तो सभी को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। तो ये जो ऑर्डर था, ये पिटीशन फाइल की गई थी 2020 में, चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। तो यहाँ पर पिटीशन ये था कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसी के दौरान क्या होता है, आपका सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, इन दोनों वर्ड्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है हमारे प्रीएम्बल में। तो उन्होंने ये चैलेंज किया था कि ये चीज़ क्या हो जाती है, आपकी गलत हो जाती है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें ये कहा गया है, फिर उन्होंने आगे इस पिटीशन का आगे बात की है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949, मतलब पिटिशनर्स का ये कहना था कि आप देखिए, हमने क्या किया था,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर अडॉप्ट किया था। तो आप एक तरीके से सारे चेंजेस करके क्या कर रहे हैं, ये जो दिन है इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पर कर्टेल कर रहे हैं, एक तरीके से ये है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये है, मतलब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये क्या है, देखिए हमारे पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पर अनक्वेश्चनेबल पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। एंड प्रियम्बल इज अ इनएलिनेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, तो हम प्रियम्बल को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। सो फार एज यहाँ पर प्रियम्बल को सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, so the court confirmed the retrospective amendment to the preamble, saying the date of adoption would not curtail the power under 368। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ एडॉप्शन है, किसी तरीके से यहाँ पर जो अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर इसको कर्टेल नहीं करता है। और देखिए उस टाइम पर सिचुएशन कैसी थी, इसलिए हमने ये चीज़ों को ऐड नहीं किया। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है विद द नीड ऑफ द टाइम। यहाँ पर नीड ऑफ द टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। अब आप लोगों को यहाँ से प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर जस्टिस होगी। लिबर्टी क्या है हमारे पास, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, फेथ की एंड वर्शिप की। ओके, इक्वालिटी की बात करते तो यहाँ पर स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी मतलब आपका क्या हो जाता है, भाईचारा, जिसकी हम बात करते हैं। सो इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये हमारा, हमने खुद को क्या किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिया है। तो आपको ये प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए। इसमें कीवर्ड्स क्या किया जाता है आपके, लिबर्टी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल के। ओके, तो प्रियम्बल क्या है, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेरूबारी केस होता है, यूनियन केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि प्रियम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस केस में क्या कहा गया कि ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो ओपिनियन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिवर्स किया जाता है कब, केशवानंद भारती केस होता है आपका 1973 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस ओपिनियन फर्दर क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन LIC केस 1995। उसके बाद फिर 1995 में एक और LIC केस आता है जिसमें इस ओपिनियन को फर्दर क्लैरिफाई किया जाता है। सो दो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से क्या होता है कि प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो देखिए, ये कोई पावर का सोर्स नहीं है लेजिस्लेशन को, और ना ही ये किसी तरीके को पावर को क्या करता है, आपका प्रोहिबिट करता है। ये नॉन जस्टिसेबल है, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट। इसके जो प्रोविजन है वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, बट क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, आफ्टर क्लाइमेट टॉक्स नेशंस गैदर टू आयन आउट अ ट्रीटी टू कर्ब प्लास्टिक्स। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ, क्लाइमेट टॉक्स आपका बाकू में, क्या बाकू कहाँ है, अजरबैजान में आपका बाकू आ जाता है। यहाँ पर क्या हुई थी, 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी। ठीक है, तो अभी देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पर कुछ कंक्रीट हम कह दें तो वो निकल कर नहीं आया है, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, ट्रीटी लेकर आए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकें, प्लास्टिक को कर्ब कर सके, प्लास्टिक को मतलब ख़त्म कर सके। तो देखिए हमने कल ही एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो देखिए ये कहा जा रहा है कुछ नेशंस यहाँ पर, लाइक स्पेशली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट में है कि हम प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन अब जो आप फेस आउट करने की बात कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि देखिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को ठीक है हम मानते हैं एंड करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। और इंडिया ने भी यहाँ पर, आप सभी को पता होगा कि हमने क्या किया था, इंडिया ने यहाँ पर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक था उसको यहाँ पर बैन कर दिया है पूरी तरीके से, लेकिन इंडियन भी इसके अगेंस्ट में है कि अभी हम पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लास्टिक को बैन करेंगे। क्योंकि हमने ये भी देखा कि इन प्लास्टिक से क्या होता है, इनको कितना
हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 साल लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में। इसमें से सिर्फ हम जो 10% प्लास्टिक होता है उसे हम रिसाइकल कर पाते हैं, बाकी का जो प्लास्टिक होता है वो ओशन में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, जहाँ पर वो फिर धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में क्या हो जाता है, यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि जो हमारी मैराइन डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, मैराइन इकोसिस्टम है, इसको क्या करता है, यहाँ पर हार्म करता है। इवन इसके कारण जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको बहुत सारी बीमारी लाइक कैंसर जैसी बीमारियां भी यहाँ पर होती हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पीपल पनिश दोज ट्राइंग टू डिस्टर्ब पार्लियामेंट मोदी। ओके, देखिए ये आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ यहाँ से हमारा एक टॉपिक निकल करके आता है कि देखिए पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, स्पेशली देखा जाए तो 3 सेशन आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, आपके विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो पार्लियामेंट के यहाँ पर विंटर सेशन स्टार्ट है। तो हम यहाँ पर सेशंस की बात कर लेते हैं कि हमारे टोटल कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड सेशन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लोकसभा होता है ना, जो हमारा हाउस होता है, वो यहाँ पर अपने जो भी बिजनेसेस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए जो उनकी मीटिंग होती है उसे हम सेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेशन होता है ये भी कहा जाता है कि ये जो सेशन होता है उसको समन कौन करते हैं, इसकी समन करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। और ये कहा जाता है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा का गैप होता है या कुछ हो जाता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर तुरंत ही पार्लियामेंट को समन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो समनिंग की जो प्रोसेस होती है, मतलब कॉलिंग ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, मतलब जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट यहाँ पे समन करते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक टर्म आ जाता है आपका अर्जेंटमेंट। अर्जेंटमेंट क्या होता है कि मतलब जैसे आज यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है, सुबह से हमारे यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो गई, समन हुई, हम मीटिंग यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हमने कहा कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, हमने 12 PM तक यहाँ पर काम किया। अब कहा कि हम आफ्टर 2 आवर्स, मतलब कि हम मान लो कि 2 बजे अब हम मिलेंगे, 2 PM पर हम फिर से मिलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टाइम डिसाइड कर दिया कि हम 2 बजे मिलेंगे, अभी ये 2 आवर्स का क्या है, ब्रेक है। या फिर हमने ऐसा कर दिया कि ठीक है आज हमने पूरा दिन काम किया, अब हम 2 दिन बाद मिलेंगे, हम 2 डेज बाद यहाँ पर फिर से मीटिंग करेंगे, या फिर 3 डेज बाद करेंगे। मतलब हमने क्या किया, एक टाइम डिसाइड कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्जेंटमेंट कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर क्या, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन यहाँ पर क्या होता है, तो प्रोरोगेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रोरोगेशन मतलब होता है मीन्स द एंड ऑफ द सेशन, की मतलब सेशन आपका एंड हो गया, लाइक अभी विंटर सेशन चल रहा है तो ये क्या हो गया, आपका एंड हो गया। हम और यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आ जाता है आपका डिसोल्यूशन, है ना, डिसॉल्व होना। तो डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि आपका जो पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा ही क्या पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। इट मीन्स यहाँ पर आपके फ्रेश इलेक्शंस होंगे, अब आपके न्यू MPs आएंगे, न्यू MLAs आएंगे, न्यू MPs होंगे, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नए नए यहाँ पर फिर से इलेक्शन होगा, फिर से यहाँ पर आएंगे। तो प्रोरोगेशन मतलब जैसे कि अभी विंटर सेशन है वो एंड होगा, तो ये आपका क्या होगा, प्रोरोगेशन होगा। हम यहाँ पर फिर से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम फिर से मिलेंगे, हमारा फिर से यहाँ पर मतलब लोकसभा डिसॉल्व नहीं, डिसॉल्व हो जाएगी तो इसका मतलब फ्रेश इलेक्शन होंगे। और एक और टर्म है यहाँ पर अर्जेंटमेंट, तो हमने देख लिया अर्जेंटमेंट साइन डाई। अर्जेंटमेंट साइन डाई का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि हमने अर्जेंटमेंट साइन डाई यहाँ पर जब होती है कि लाइक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, मतलब कि स्पीकर हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि ये अर्जेंटमेंट साइन डाइन कर दिया। उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया कि आपको 2 आवर्स बाद मिलना है, 2 डेज बाद मिलना है, 3 दिन बाद मिलना है कि 1 मंथ बाद मिलना है। मतलब हमने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्जेंटमेंट साइन डाई। और अर्जेंटमेंट में हम टाइम डिसाइड करते हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं प्रोरोगेशन किसके द्वारा होता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। डिसोल्यूशन भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अर्जेंटमेंट जो होता है, अर्जेंटमेंट साइन डाई जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लाइक स्पीकर और जो भी डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा में आपके चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये होता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हम बात करते हैं भूटान पिचेस गैल्पो एज अ बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये जो गैल्पो है
ये एक भूटान की सिटी है। आप इसकी लोकेशन देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दिस इज़ भूटान, और यहाँ से देखिए आपकी आसाम की बॉर्डर लगती है। तो ये गैलपो सिटी है। ये सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, भूटान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। एक कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है हमारा, जहाँ पर ये जो सिटी होगी आपकी ज़ीरो कार्बन सिटी होगी। कैसे सिटी होगी यहाँ पर, ये ज़ीरो कार्बन सिटी यहाँ पर होगी। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका इनोग्रेशन हुआ है। ये पहली बार इंडिया में आपका हुआ है, ठीक है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो मतलब कि जो हमारे भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने स्पीच वगैरह भी दी। उनकी स्पीच में उन्होंने हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ किया, और ये भी कहा कि लाइक जो मिस्टर मोदी जी हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके बड़े बड़े भाई की तरह हैं, मेंटर की तरह हैं। उन्होंने उनको थैंक किया कि जो भी यहाँ पर वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस यूनिक सिटी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, गैलपो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट का पूरा नाम ही है गैलपो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। तो नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ये जो आपकी जीएमसी इज अ प्लान कार्बन न्यूट्रल सिटी इन भूटान, स्पैनिंग 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक की आपकी सिटी होगी। फोकस एरिया क्या है, इट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज। यहाँ पर लाइक जो भी आपके आईटी, एजुकेशन, होटल, हॉस्पिटल्स, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो इको फ्रेंडली होंगे। इकोनॉमिक नेसेसिटी की बात करते हैं, सो भूटान एम्स टू डाइवर्सिफाई इट्स इकॉनमी बियॉन्ड हाइड्रो पावर्स एंड टूरिज्म, एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक यूथ आउट माइग्रेशन। तो भूटान से आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए वहाँ पर वो भूटान अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं गैलोपी सिटी की, तो यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक टूरिज्म का यहाँ पर प्रमोशन होगा। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। सो गैलोपो प्रोजेक्ट वुड रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ जॉब्स एंड रेवेन्यू। यहाँ पर क्या होगा, जॉब का जनरेशन होगा, रेवेन्यू का यहाँ पर जनरेशन होगा, जिससे कि जो आउट माइग्रेशन है भूटानीज यूथ का वो यहाँ पर कम होगा। कॉम्बेट जियो पॉलिटिकल कंसर्न, देखिए ये सिटी में यहाँ पर अगर होता है और इंडिया यहाँ पर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, हेल्प करता है, तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इंडिया के लिए यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की। तो ये आपका एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जहाँ पर जो रिप्रेजेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो आपके यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। ये 1895 में इसको फाउंड किया गया था, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, बाय द नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट्स विथ 1 बिलियन कोऑपरेटिव मेंबर्स ऑन दी प्लानट। तो इसमें आपके 1 मिलियन कोऑपरेटिव मेंबर भी आपके आ जाते हैं। एपेक्स बॉडी रिप्रेजेंटिंग कोऑपरेटिव्स विच आर एस्टिमेटेड अराउंड 3 मिलियन पीपल इसमें वर्ल्ड वाइड आपके हैं, जिनमें आप एक तरीके से ग्लोबल वॉइस और ग्लोबल फोरम की तरह है, ठीक है। इसके मेंबर्स की बात करते हैं, इसमें इंटरनेशनल, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सेक्टर के लोग यहाँ पर हैं। मोर देन 306 ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम द 105 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ICA। तो देखिए ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक देखिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात करते हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि वो ICA जनरल असेंबली और इसको यहाँ पर लॉन्च करेंगे। The Global Cooperative Conference in India will also mark the official launch of UN International Year of Cooperative 2025। तो यहाँ पर अभी जो इस साल का थीम था वो क्या है, कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो कॉपरेटिव होता क्या, हमने इतना ज़्यादा कॉपरेटिव कर लिया, तो कॉपरेटिव का मतलब क्या है, एक साथ आना। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोई बिजनेस, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर सफाई अभियान चलाना है, ठीक है। मान लो ये प्लेस है, ये बहुत ही गंदा है, यहाँ पे आप सफाई अभियान चलाना चाहते हैं, तो क्या आप अकेले पूरा साफ कर पाएंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने फ्रेंड्स को बुलाया, आपके फ्रेंड्स जो उन्होंने देखा कि अरे ये तो इतना अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोगों ने और देखा, तो वो भी क्या हो गए, आपके साथ यहाँ पर मिल गए, मतलब एक कॉपरेशन हो गया। आप एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं कि लाइक आप लोगों में यहाँ पर देखा होगा, मम्मी लोग यहाँ पर क्या करती हैं, उनका लाइक किटी पार्टीज वगैरह होती हैं, तो वो पैसों का एक उनका पूल बनता है ना, जिसमें पैसे वगैरह वो इकट्ठे करते रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, जैसे जब जिसको ज़रूरत होती है वो उसको पैसे दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आना है। सो कोऑपरेटिव्स आर वॉलंटरी होता है, डेमोक्रेटिक होता है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि उनके ही मेंबर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये किसी भी सेक्टर में आपका हो सकता है, लाइक एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, पोल्ट्री में, मार्केटिंग में, यहाँ पर हो सकता है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 ये किया गया था, जहाँ पर ये जो वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, इसको यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
इंट्रोड्यूस किया गया था। सो पार्ट 9B ऑफ द आईसी ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंटेन प्रोविजंस फॉर देयर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. Okay, Supreme Court in 2021 held that the Part 9B of the ICIB would only apply to MSCS as states have the jurisdiction to legislate over the state cooperative societies. तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो कॉपरेटिव्स है इसका मतलब यहाँ पर पता चल चुका होगा, है ना, कि मतलब एक साथ आना. जैसे कि आप कोई अचार पापड़ का बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि यहाँ पर अचार पापड़ का बिजनेस है, तो उसमें जो आसपास की जितनी भी लेडीज़ हैं उन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है हम सब यही काम करेंगे. तो हमारा क्या मतलब, हमने ग्रुप बना लिया, यहाँ पे 10 लेडीज़ आ गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं ये अचार बनाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसे मसाले करूंगी. तो इन्होंने मिलकर क्या किया, इस काम को स्टार्ट किया. तो इसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर. सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन. और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.